नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए 34 नंबर पेपर आ चुका है। पुराना पेपर ये है, प्रीवियस ईयर पेपर है। आपका यहाँ पर 40 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। कौन सा यहाँ पर विटामिन है जो कि मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विटामिन B3 और डी जो है संश्लेषित करने में सक्षम है। तो दोस्तों यहाँ पर डी तो दिया नहीं है, आपका विटामिन B3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B3। और आपका ए हो गया, बी कॉम्प्लेक्स के एक हो गया, B1, B2, B5, B6, B7, B9, B12, ई और के, ये सब जो संश्लेषित नहीं किए जा सकते। तो आपका B3 और डी यानी कि B3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मनुष्य द्वारा अपेक्षित जो अंतिम विटामिन है, विटामिन सी है दोस्तों, जो विशेष स्थिति में इस कार्बनिक यौगिक को बहुसंख्यक कशेरुक और अकशेरुक जो प्रजातियां हैं द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे विशेष परिस्थितियों में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर भारत में हर कितने साल बाद, मतलब वर्ष बाद कृषि संगणना की जाती है। भारत में हर कितने साल बाद दोस्तों यहाँ पर कितने वर्षों बाद कृषि संगणना की जाती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखेंगे हर 5 साल बाद कृषि संगणना की जाती है। सर्वप्रथम दोस्तों जो हुआ है वो कब हुआ है, 1970 से 71 में शुरू हुआ है। ठीक है, कृषि संगणना पर दोस्तों अखिल भारतीय रिपोर्ट कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग जारी करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर हर 5 साल बाद संगणना की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो देखिए मौद्रिक नीति है, यहाँ पर मौद्रिक नीति समिति है ना, एमपीसी है। तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं दोस्तों। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति के दोस्तों जो है होते हैं पदेन अध्यक्ष की बात करेगा तो यहाँ पर जो है भारत रिजर्व बैंक के जो होते हैं गवर्नर होते हैं। मौद्रिक समिति के पदेन अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पर गवर्नर होते हैं, आप जानते हैं। मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपेक्षित ब्याज की दर का दोस्तों यहाँ पर जो निर्धारण करती है, गवर्नर होते हैं, सॉरी। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर। नेक्स्ट बात करेंगे नेपाल में मधेसी पार्टी का एक नया संयुक्त राजनीतिक दल बनाने के लिए एकजुट हुई। दोस्तों ये जो है एक नया मधेसी जो पार्टी नेपाल में, वो क्या कर रही है, एक नया जो है पार्टी बनाने के लिए एकजुट हुई है। दल का नाम आपको बताना है, कौन सा दल बना है। तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय जनता पार्टी, उस समय का क्वेश्चन है, उस समय के अनुसार ये पूछा गया है। तो दोस्तों जो है नेपाल में लगभग प्रमुख जो है 6 जो है मधेसी दल है, जैसे नाम याद कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर एकजुट जो ये हुई हैं वो आपका 20 अप्रैल जो है 2017 का ही है, इसलिए पूछा है। 6 यहाँ पर प्रमुख इनके दल हैं या फिर पार्टी हैं, याद कर लीजिए। जो इनका नाम है तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी पहला, दूसरा सद्भावना पार्टी, तीसरा राष्ट्रीय मधेश समाजवादी पार्टी, और तराई मधेश सद्भावना पार्टी, और आपका हो गया मधेसी जन अधिकार फोरम, गणतांत्रिक और नेपाल सद्भावना पार्टी। ये सब दोस्तों जो है एकजुट हुए थे कब, अप्रैल 2017। नेक्स्ट बात करेंगे बिरोह वन, ये वन्य आदिवासी हैं, उनके बारे में पूछा है। बिरोह वन आदिवासी हैं जो परंपरागत रूप से खानाबदोश हैं, माने कि जो घूमने वाले होते हैं। वे मुख्यतः निम्न में से किस जो है भारतीय राज्य में रहते हैं। तो बिरोह दोस्तों जो रहते हैं वो राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिरोह जो आदिवासी हैं फिर वन आदिवासी हैं, मुख्य रूप से दोस्तों जो है झारखंड जो है राज्य के छोटा नागपुर दोस्तों जो पठार क्षेत्र है, इसी में गोवंतु एक जनजाति है, परंतु यह दोस्तों अब स्थायी जीवन भी व्यतीत करने लगे हैं। और विरोह का मतलब याद रखिएगा, विरोह का जो मतलब होता है जंगल का आदमी होता है, जंगल का आदमी। ठीक है, झारखंड में पाए जाते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में कर गणना के लिए आय के कितने शीर्षों के तहत दोस्तों विभाजित किया जाता है। तो इसका भी आंसर 5 ही होगा, 5 यहाँ पर याद रखिएगा, विभाजित किया जाता है। आय के 5 प्रमुख जो है शीर्षों द्वारा विभाजित किया जाता है, याद रखिएगा कौन कौन से हैं। पहला वेतन है भैया, वेतन है। दूसरा पूंजी है, दूसरा जो है पूंजी है। तीसरा जो आपका है गृह है,
गृह संपत्ति पर आय, और चौथा दोस्तों जो है व्यवसाय अथवा पेशे से, पेशे समझ लिए, पेशे पर आय है, और पांचवा जो है अन्य स्रोतों से आय। तो ये पांच जो है आय के जो भी आय को, आय के जो शीर्ष हैं, ये पांच भाग में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम। आप सभी लोग जानते हैं 5 की बात कर रहा है। यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं तो कितने अनिवार्य दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी को आरटीआई का जवाब देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे अगर तीसरे पक्ष का है तो 40 दिन, साधारण मामला है, सबका अलग अलग है भैया, 40 दिन हो जाएगा, और यहाँ पर अगर साधारण मामला है तो 30 दिन, और यहाँ पर जब भी स्वतंत्रता से संबंधित या फिर किसी के जीवन से संबंधित रहेगा तो 2 दिन, या फिर लिखा रहेगा 48 घंटे, ऐसे ही जवाब देंगे। तो यहाँ पर तीसरे पक्ष का यहाँ पर बात किया तो ये होगा 40 दिन आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से कौन सी वह श्रेणी नहीं है, कौन सा इसमें से श्रेणी नहीं है, ठीक है, जिसके तहत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को वर्गीकृत किया गया, माने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा नहीं है, ये आप जानते हैं स्मारकों की सुरक्षा, मतलब जो भी बढ़िया बढ़िया स्थान है हमारे देश के, उसका जो है मतलब राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं, इनका रक्षा करना, ये आपका 49 में है। तो ये आपका है ही राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में, ठीक है। आपका पर्यावरण दोस्तों आपका है ही, पर्यावरण जो है 48 में, 48 के क में, सॉरी 48 के क में है। और अन्य देशों के साथ संबंध दोस्तों ये आपका 51 के क में है। तो ये सभी सॉरी घ में है, 51 के घ में है। ये आपका तीनों हैं, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है, आर्थिक और सामाजिक वाला, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक जो है महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया। तो देखिए दोस्तों ये जो है तेभागा जो है बंगाल में शुरू किया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तेभागा मतलब क्या है, ये याद रखिएगा 1946 और 1947 में। तेभागा मतलब ये है कि जो भी हम जमीन ले रहे हैं, बो रहे हैं, कर रहे हैं, उस पर किसानी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम 1/3 हिस्सा ही देंगे मालिक को, समझ रहे हैं। और यहाँ पर और 1/2 नहीं देंगे जो भी मालिक को कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ हम कर रहे हैं। और जो भी ये जो कटैया का रहेगा, ये खरिहान में, जो भी खरिहान समझते होंगे जहाँ पे सब काट उठ के रखते हैं अपने खेत का सब कुछ, एक जगह होता है खाली, तो वहाँ पे दोस्तों रखा जाएगा, मतलब वहीं पे ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बंगाल, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है। इनमें से किसको दोस्तों ईंधन सेल कहा जाता है, तो आणविक ऑक्सीजन को कहा जाता है। आणविक ऑक्सीजन को दोस्तों ईंधन सेल कहा जाता है। यह दोस्तों अभिक्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, जानते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ये होती है। इस अभिक्रिया से प्राप्त जलवाष्प को संघनित कर उसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पेयजल के रूप में दोस्तों किया जाता है या फिर किया गया है। और इस सेल को अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत जो है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी प्रयोग में लाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब यहाँ पर याद रखिएगा आणविक ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करते हैं भारत और म्यांमार के बीच कालादान मल्टी मॉडल जो है ट्रांसपोर्ट परियोजना को जोड़ेगी। किसको किसको जोड़ेगी, तो बंदरगाह मार्ग को, ये इसको भी जोड़ेगी, सड़क मार्ग को भी। तो दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेगी। उस समय का क्वेश्चन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। याद रखिएगा बंगाल मतलब भारत और म्यांमार के बीच है दोस्तों कालादान मल्टी मॉडल जो है परगम परिवहन परियोजना है, और बंदरगाह और सड़क दोनों मार्ग को ये जोड़ेगी। याद रखेंगे कालादान नदी है, ठीक है, उसी के पास ये हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन से हैं इनमें से जो कि युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था, माने कौन इनमें से हैं जो कि युगांतर पार्टी के सदस्य नहीं थे, जो 1906 में हुई थी। तो देखिए इसमें से कौन से नहीं थे, दादा भाई नौरोजी नहीं थे, सूर्यसेन थे, याद रखिएगा, अरविंदो घोष थे आपके, और अमरेंद्र चटर्जी थे। दादा भाई नौरोजी नहीं थे युगांतर पार्टी के, और इनके लिए द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम इनका मशहूर है, इस नाम से आप सभी लोग जानते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो है 1851 में दोस्तों रहनुमाई मजदा स्नान सभा की दोस्तों स्थापना की थी। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे।
और 1901 में जो है अंग्रेजों के बारे में और भारत देश के बारे में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखा है, प्रकाशन किया है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1976 में राष्ट्रीय आपात के दौरान भारत के संविधान का अध्ययन करने की जिम्मेदारी किस समिति को सौंपी गई, उसका अध्यक्ष कौन था? तो देखिए यहाँ पर कौन सी समिति थी, तो देखिए 1976 का पूछ रहा है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी जिस मतलब सौंपी गई थी। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, और आप सभी लोग जानते हैं इसी समिति के सिफारिशों पर दोस्तों ये समिति कह रही थी कि 8 जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आप जानते हो 1976 ये वही यहाँ पर पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की स्थिति कितने दिनों के जो है बाद समाप्त हो जाती है यदि सत्र के चलते उसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है 30 दिन के भीतर, यानी आपका राइट आंसर 1 महीना हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वैसे जो है अनुमोदन अगर मिल जाता है तो 6 महीने के लिए बढ़ जाएगा, फिर इसी तरह 6 महीने बढ़ता रहेगा अनंत काल तक। ठीक है, तो यहाँ पर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रमण ऑपरेशन कौन से थे? तो कौन कौन से थे दोस्तों 2 ऑपरेशन? तो इनके ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन थे। ठीक है, ट्राइडेंट के द्वारा क्या किया था, जो है जो इनकी हार्बर थी क्या कहेंगे कराची का, इसको तबाह कर दिया था। जो हमारे नौसैनिक थे इन्होंने तबाह कर दिया था। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर यही हो जाएगा, ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन। और पहली बार जो है भारत ने एंटी शिप मिसाइल यहाँ पर इस्तेमाल किया था। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्ष 2016 में दुनिया में सीमेंट के शीर्ष 3 उत्पादक देश कौन से थे? तो याद रखेंगे चीन था भैया, भारत था, उसके बाद अमेरिका था। ये 2016 में यही रैंकिंग थी। ठीक है, तो ये आपका याद रखेंगे, चीन, भारत और अमेरिका 2016 का है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और खालिस्तानी अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है उस समय का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो है आपके जो है एक तो मुख्य न्यायाधीश रहता था और यहाँ पर 30 जो है अन्य, तो यहाँ पर 30 ही भराएगा, बी राइट आंसर होगा। लेकिन अभी की बात करें तो अभी एक जो मुख्य न्यायाधीश और 34 अन्य है, यानी टोटल जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है 33 अन्य है, टोटल जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अभी का अगर पूछ रहा है तो यहाँ पर अगर अभी के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर आपका जो है 33 भराएगा और टोटल आपका 34 होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब उस समय का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दक्षिण प्रशांत एल्पलाइड जियो साइंस कमीशन द्वारा जारी पर्यावरण संवेदनशीलता सूचकांक में भारत स्थान बताना है कि मतलब भारत को क्या कहा था, के रूप में वर्गीकृत किया था। ये जो है दक्षिण प्रशांत वाला अप्लाइड जो जियो साइंस कमीशन है, ये भारत को अत्यंत संवेदनशील कह रहा था। तो दोस्तों क्या कहेगा यहाँ पर, अत्यंत संवेदनशील। ठीक है, यहाँ पर जो भी सूचकांक ये निकाला संवेदनशील में अत्यंत संवेदनशील, यानी कि बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों सोपैक भी कहते हैं, SOPAC। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा या से किसी राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के बारे में सही है? इनमें से कौन सा सही है? पी में बात हो रहा है, वह किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकता है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ये सही है राज्यपाल के बारे में। ठीक है, आप अनुच्छेद 200 में यहाँ पर देख सकते हैं, वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि में से अग्रिम दे सकता है। बिल्कुल ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोनों हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अनुच्छेद आप 200 में ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI निषिद्ध है? निषिद्ध है दोस्तों तंबाकू और उद्योग में। दोस्तों यहाँ पर जो है इसमें कर सकते हैं, इन तीनों में तंबाकू और उद्योग में निषिद्ध है। निषिद्ध किस्म है आप याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर बात करें रक्षा में, तो रक्षा क्षेत्र में पहले 26% था, अब जो है 49% FDI हो गया है। साथ ही साथ दोस्तों जो रेलवे ढांचा है उस पर 100% तक हो गया है। और जो भी
जो भी आपके कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे निषिद्ध है, लॉटरी व्यापार हो गया, चिट फंड हो गया, और आपका निधि कंपनी हो गया, जुआ खेलने वाला, ये सब जो निषिद्ध है, तंबाकू वाला, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये निषिद्ध है तंबाकू सिगरेट उद्योग वाला, ठीक है। विदेशी निवेश की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में विकास मामले पर निर्णय लेने का और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में किसका गठन किया गया था। दोस्तों यहाँ पर जो है क्या करें, भारत में विकास मामलों पर जो है तो राष्ट्रीय विकास परिषद, याद रखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का यहाँ पर जो है गठन किया गया था। 6 अगस्त जो है आप 1952, याद रखेंगे 6 अगस्त 1952। और इसके जो कहेंगे अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं भैया प्रधानमंत्री, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद याद रखेंगे, विकास से जो भी परिचर्चा करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें यहाँ पर आपका एक छवि दे रखा है, ट्रैफिक रूल का सिंबल दे रखा है, इसके अनुसार बताना है कि इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए साइकिल बना हुआ है, तो यह मार्ग केवल साइकिलों के लिए है, इसके लिए होता है। तो यहाँ पर केवल साइकिल दिया है ना, इसको राइट आंसर कर देंगे, सी यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ करता है, तो उसे इस इरादे को दोस्तों क्या कहेंगे, जो भी ये इरादा है इसको बेईमानी कहते हैं, याद रखेंगे। धारा नंबर 24 है आईपीसी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको किसी भी प्रकार से आप कोई काम कर रहे हैं, सदोष हानि और सदोष लाभ के लिए होता है, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए, तो ये बेईमानी कहा जाएगा, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक देश में जहां निजी सदस्य संगठन देश के बैंक में राशि जमा करते हैं या देश के शेयर और बॉन्ड बाजार में खरीदारी करते हैं, वहां पूंजी की प्रविष्टि को क्या कहा जाएगा। पूंजी की प्रविष्टि को वहां पर क्या कहा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देश में जहां निजी जो है निजी सदस्य संगठन देश में दोस्तों बैंक की राशि जमा करते हैं या देश के शेयर बॉन्ड बाजारों की खरीदारी दोस्तों यहाँ पर करते हैं, तो उसको कहा जाएगा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहा जाएगा, फिर या फिर निवेश सूची कहेंगे। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ क्वेश्चन जो है रटे रटा है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं। भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासन काल के समय जो शासक था से संबंधित था, किससे संबंधित था। तो भीतरी जो है यहाँ पर स्तंभ शिलालेख जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त से संबंधित था, स्कंदगुप्त से संबंधित था। भीतरी स्तंभ शिलालेख में पुष्यमित्र के जो भी हैं, पुष्यमित्रों और हूणों का दोस्तों के साथ क्या हुआ था, जो है स्कंदगुप्त का दोस्तों युद्ध हुआ था, इसका उल्लेख है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटेड है स्कंदगुप्त से, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं वो बताना है। तो पंचवर्षीय योजना, ए मौलिक अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया, तो ये तो होगा नहीं। और आपका यहाँ पर दायित्व तो भी हो जाएगा, यहाँ पर आर मतलब पी और आर जो है जिस ऑप्शन में रहेगा राइट आंसर हो जाएगा। पी और आर जो है केवल सी में है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस मामले में यह फैसला लिया गया था कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। मैंने कई आपको सजा हुआ है तो कई चलता रहेगा, एक में आपको क्षमा मिल गया तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो मामला है याद रखेंगे, मुथु रामलिंगन बनाम राज्य, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये 2016 का ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। यहाँ पर जो है इसमें ये फैसला लिया गया कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी। 2016 का मामला है, मुथु रामलिंगन। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली जो है लैगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील जो है लैगून कौन सी है। तो दुनिया की जो दूसरी यहाँ पर पूछ रहा है तो चिल्का झील उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा, पुरी में है दोस्तों, आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। पुरी के निकट है दोस्तों, आपका खुर्दा एवं जो है गंजाम जिले में अवस्थित है, पुरी के निकट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा अनुच्छेद जो है सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। अब ये क्या करें, जो भी सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस हैं, खुफिया एजेंसी है, इनके सदस्यों के जो भी मौलिक अधिकार है इसको प्रतिबंधित या फिर निरस्त करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद में। बहुत ही अंदर से बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपका 33 याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 33 है ये, इसके द्वारा जो है अधिकार है किसको, संसद को, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में द्विसदनीय जो है कौन से
राज्य में द्विसदनीय विधायिका है भैया? तो यहाँ पर पहले 6 राज्य थे, अब यहाँ पर 5 राज्य हैं। तो कौन कौन से भैया? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना। तो यहाँ पर बिहार दिखाया गया है, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, द्विसदनीय वाला। 5 अब है, पहले जम्मू कश्मीर भी था, तो अब यहाँ पर पहले 6 था, अब 5 हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है और उन्हें दोस्तों खालिस्तानी को सूचित करता है। किसको सूचित करेगा भैया? किसको? केंद्रीय सतर्कता को। केंद्रीय सतर्कता की बात हो रही है, केंद्रीय सतर्कता आयोग को सूचित करता है। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है, उन्हें जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग को दोस्तों सूचित करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में दायर जनहित याचिकाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? बात हो रहा है कि जेसी सेठ और जो है जीएल टंडन द्वारा दायर याचिकाओं को अदालत ने स्वीकार किया, और इसमें क्या था, सरकार से कहा गया कि जो स्कूल है इसमें योग का अनिवार्य कर बनाने के लिए। तो बिल्कुल ये वाला सही है, योग को अनिवार्य बनाने के लिए, यही मामला याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एक जनहित याचिका, दूसरा वाला है क्यू में, ये बिल्कुल सही है। एक जनहित याचिका के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान पर दान पर दोस्तों आयकर छूट पर पुनर् विचार की सलाह दी गई। तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा, मतलब दान वाले पे फिर से विचार करें। ये भी, इसको भी जो है याचिका को मंजूर कर लिया था, दोनों पे पुनर्याचिका करने के लिए। दोनों ही याचिका सही है। पहले तो जेसी वाला याद रखिए कि जो योग से रिलेटेड है कि स्कूलों में योग कराया जाए, अनिवार्य किया जाए। साथ ही साथ जो एक याचिका किया गया था कि जो भी छूट दिया जा रहा है पार्टियों को, राजनीतिक दलों को, ये आपका दोनों सही हो जाएगा। इसमें पुनर्वाचिका करिए, मतलब पुनः ही विचार करिए, सॉरी, दान करने पर आयकर छूट मत दीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो है, निम्न में से किस पर्वतीय जो है इन भारत के दोस्तों कौन सा पर्वत है जिसको क्या कहेंगे, ब्लू माउंटेन कहा जाता है? कौन सा इनमें से पर्वत है जिनको ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो याद रखेंगे फोंग बुई। फोंग बुई को दोस्तों जो है ब्लू पर्वत के नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, एक्सेल सीट में यदि कुछ ढूंढने के लिए निम्न में से शॉर्टकट की किसका प्रयोग करेंगे? कोई जल्दी से चीज हमको ढूंढना है तो कौन सी शॉर्टकट की याद करेंगे? इसमें याद रखिएगा Ctrl+F दबाएंगे, Ctrl+F दबाएंगे। एक्सेल सीट में बोल रहा है तो Ctrl+F यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कुछ भी सर्च करने के लिए, जल्दी से ढूंढने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, किस संस्था को अत्याचार के खिलाफ अभियान के लिए 1977 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एमनेस्टी है। 1977 में एमनेस्टी को जो है दोस्तों यहाँ पर जो है नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है। एमनेस्टी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1961 में दोस्तों एक जो है क्या करेंगे, स्वयंसेवी संस्था है, 1961 में लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में जो है इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे, 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर राज्य के बीच नीतियों, आम हित के विषयों तथा विवादों पर दोस्तों चर्चा और उनकी जांच के लिए गठन किया गया था अंतर राज्य परिषद को। ठीक है, याद रखेंगे, अंतर राज्य परिषद को यहाँ पर गठन किया गया था। सरकारिया जो ही आयोग की सिफारिश पर किया गया था, जो भी आम हित थे और विवाद हो रहा था इसके बीच में, राज्यों के बीच में दोस्तों, तो उसके लिए गठन किया गया था अंतर राज्य परिषद को। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती नहीं करता है? तो मंत्री के सिफारिशों द्वारा भर्ती नहीं होता है, प्रतिनियुक्ति होता है भैया। और यहाँ पर जो है आपका सीधी भर्ती भी होते हैं, प्रोन्नति भी होते हैं। मंत्री के सिफारिशों में नहीं करता है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवा में मंत्री के सिफारिशों से नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे यही। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद अगर खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो देखिए, पहले अगर राष्ट्रपति करेगा, नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति करेगा, वो भी नहीं रहेगा तो मुख्य न्यायाधीश करेगा, और वो भी नहीं रहेगा तो जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेगा वही करेगा। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एग्जाम में आता ही है। 65 अनुच्छेद याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर खालिस्तान जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है, एक प्रोग्राम कोड है जो क्या कर रहा है, एक वेब पृष्ठ की विषय वस्तु में अंतर स्थापित होता है। जब किसी वेब ब्राउजर के द्वारा पृष्ठ खोला जाता है तो अंतर स्थापित कोड स्वचालित रूप से डाउनलोड हो जाता है और प्रयोगकर्ता के वर्क स्टेशन पर दोस्तों निष्पादित हो जाता है। इसको उदाहरण के लिए दिया है जावा
जो है एक्टिव एक्स, तो दोस्तों कौन सा इनमें से है भैया, तो याद रखेंगे सक्रिय वस्तु, आपका सक्रिय विषय वस्तु जो है ये तुरंत ही ऐसे ही रहता है, आप क्लिक करेंगे तुरंत ही डाउनलोड हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कई बार आप लोग के साथ हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा दोस्तों एक हैं, क्या हैं, तो दोस्तों ये भारत जो भी महान नियंत्रक कैग जो है दोस्तों, ये आपके जो है 19 जो अनुच्छेद है वो 148 में है, तो इसलिए दोस्तों ये जो है एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों, यहाँ पर सी रेड आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे। आशा करते हैं हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही जो है प्रीवियस ईयर सेट पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।